हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्पिरेशन के बारे में। आपने ये वर्ड एस्पिरेशन कई बार सुना होगा, जैसे कुछ बच्चों के द्वारा सुना होगा। जो लोग नीट या आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं वो अपने आप को नीट एस्पिरेंट कहते हैं या आईआईटी एस्पिरेंट कहते हैं। मतलब वो अपने आप को कहते हैं कि हमारी एस्पिरेशन है कि हम नीट क्लियर करें या आईआईटी क्लियर करें, ऐसे एग्जाम्स क्लियर करें। डेट एस्पिरेशन इज डिफरेंट। ये एक मेडिकल टर्म है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। एंड इट्स ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी जो एस्पिरेशन एक्चुअल में होती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एस्पिरेशन होता क्या है, किस किस तरीके से हो सकता है, और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू व्हाट इज एस्पिरेशन। आपने ये नोटिस किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा, तकरीबन हम सभी के साथ ऐसा कई बार होता है कि जब हम कभी खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, अगर उसी टाइम हम कुछ बोलने की कोशिश करें तो एकदम हमें खांसी सी आती है। वो एक्चुअल में एक छोटा सा लिटिल लोअर लेवल का एस्पिरेशन ही हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि जो हम हमारे माउथ में खाना या कुछ पानी का जो भी कुछ मैटर है, वो अगर हमारा बोलते टाइम सांस वाली नाली में थोड़ा सा भी चला जाता है तो जिसकी वजह से हम कफ आउट करते हैं, खांसी करते हैं। इसी चीज को हम एस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन ये जो एस्पिरेशन होती है, ये जब बिल्कुल ही सांस की पाइप के अंदर चला जाता है, फेफड़े के अंदर चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है, वो एक्चुअल में एस्पिरेशन होता है। और इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, और कभी कभी किसी किसी केस में इट कैन लीड टू डेथ। ये इतनी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। एक्चुअल में एस्पिरेशन जो है, जो कॉन्शियस पेशेंट होता है, यानी जैसे हम नॉर्मल खाना खा रहे होते हैं, मैं पानी पी रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो जब हमारा कुछ बोलते टाइम कुछ ऐसा खाना या पानी सांस की पाइप में जाता है तो हम उसको कफ आउट करते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब हम कॉन्शियस होते हैं, अपनी ओरिएंटेड होते हैं पूरे टाइम प्लेस पर्सन से। हमें सब कुछ अवेयर होता है, हम नींद में नहीं होते, बेसिकली अनकॉन्शियस नहीं होते। लेकिन जब ऐसा कुछ अनकॉन्शियस पेशेंट जो उसके रिफ्लेक्सेस उतने अच्छे नहीं है, उतना न्यूरोलॉजिकली डेफिसिट है पेशेंट में, ऐसे केस में वो कफ आउट नहीं कर पाता, और वो जो माउथ के अंदर उसके जो भी कुछ खाना या पानी है वो सांस की नाली में चला जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा ब्रीदिंग का और जो हमारे खाने का, जो हमारे माउथ के थ्रू और नोज के थ्रू होते हुए जो रास्ता है वो किस तरीके का है। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। इसमें जो ये आप मार्क देख पा रहे हैं, जो ऊपर नोज है पहला वाला, और जो नीचे है वो माउथ है। आप देखेंगे कि जो ब्लू एरोज हैं, जो ब्लू एरोज हैं वो दोनों एयर के हैं, यानी एयर जो है वो नोज के थ्रू भी जाती है और माउथ के थ्रू भी जाती है। अब आप इसको फॉलो करें पीछे, तो जब आप नोज को फॉलो करेंगे, जैसे ये मार्क है, इसको फॉलो करें जो नोज के थ्रू होते हुए ये पीछे चला जाता है। साइमल्टेनियसली अगर माउथ के थ्रू भी फॉलो करें तो ये भी पीछे जाके मिल जाता है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बैक साइड पे जाके नोज और माउथ कॉमन एरिया में आ जाते हैं, नीचे से बिल्कुल बंद नहीं है, मतलब पीछे वाली साइड से बिल्कुल अलग रास्ता नहीं है, पीछे जाके इनका कॉमन एरिया हो जाता है। जो माउथ है वो नेचुरल हम नोज से तो नहीं खाते, जो ब्लैक एरो आप देख रहे हैं ये माउथ के जो फूड है वो माउथ के थ्रू ही होके पीछे जाता है। उसके बाद जो कॉमन एरिया के बाद ये दो इसमें पाइप होती हैं, दो में ये डाइवर्ट हो जाता है। जो फ्रंट साइड में होती है उसको सांस वाली पाइप बोलते हैं, जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, जो मार्क के ब्लू मार्क के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे। और उसको फॉलो करके ये लंग्स में चला जाता है। और जो पीछे बैक साइड पे होता है, जो आप ये ब्लैक एरो देख रहे हैं, इसमें फूड जाता है, ये ईसोफेगस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमन एरिया होता है जहाँ पे ये अलग अलग जो रास्ते हैं इनमें डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम कुछ खाना खा रहे होते हैं, जब हम कुछ पानी पी रहे होते हैं, तो ये जो ट्रेकिया वाला रास्ता है, यानी जो सांस वाला रास्ता है, ये बंद हो जाता है, ताकि हमारा जो फूड है वो सांस वाली पाइप में ना जाए। ये रूटीन में ऐसा होता है कि अपने आप से वो रास्ता बंद हो जाता है और जो खाना है वो ईसोफेगस में चला जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताई कि जब हम खाना खा रहे होते हैं और साथ में हम कुछ बोलने की कोशिश करें, तो आपको ये पता होगा कि बोलने के लिए हमें जो हमारे लंग्स से आवाज आती है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लंग्स से जो हवा आती है बेसिकली, उसमें ये वोकल कॉर्ड के थ्रू होके ही वॉइस प्रोडक्शन होती है। तो अगर हम खाना खाते टाइम कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो ये वोकल कॉर्ड जो यहाँ पे ट्रेकिया के ऊपर लगी होती हैं, ये खुल जाती हैं अपने आप से। अगर ये खुल जाती हैं तो जो भी कुछ यहाँ पे पानी या कुछ खाना होगा वो साइमल्टेनियसली खाने की पाइप में तो जाता ही है, साथ में थोड़ा सा जो सांस की पाइप है उसमें भी जाने की कोशिश करता है। जैसे कि आप ये दूसरी पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो फूड है वो ट्रेकिया में एंटर कर गया है, क्योंकि वो उसका माउथ, जो ट्रेकिया का माउथ था, जो वोकल कॉर्ड थी, वो खुल गई थी।
इसकी वजह से हमें एकदम, हमारी बॉडी, अगर हम कॉन्शियस हैं, पूरे अलर्ट हैं, तो हमारी बॉडी कफ आउट करने की कोशिश करती है कि ये जो ऑब्जेक्ट या जो भी कुछ मटेरियल आ गया है, हम इसको बाहर निकालें। इसी की वजह से हम कफ आउट करते हैं। लेकिन किसी किसी केस में ये जो कफ आउट है ये हम नहीं कर पाते, या अगर हमारे रिफ्लेक्सेस डाउन है, अगर कोई पेशेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, वो उतना सेंसेस में नहीं है, अनकॉन्शियस पेशेंट नहीं है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो सांस की पाइप में चला जाता है और आगे लंग्स में चला जाता है। इसी को हम एस्पिरेशन बोलते हैं। कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ एस्पिरेशन, ये दो तरीके के होते हैं, एक्यूट एस्पिरेशन और क्रॉनिक एस्पिरेशन। मेडिकल टर्म्स में एक्यूट जो होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और क्रॉनिक एस्पिरेशन यानी लॉन्ग स्टैंडिंग। एक्यूट एस्पिरेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि भी एकदम से कुछ खाना खाया या कुछ ऐसा कुछ पानी पिया, और वो कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सांस वाली पाइप में फंस गया, और एकदम से हम उसको निकाल नहीं पा रहे, अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से चोकिंग सेंसेशन फील होती है, और इट कैन बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। ये आपने कई बार, जो नियोनेट्स होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, जो भी पैदा हुए हैं, उनको जब मिल्क दिया जाता है, बेबी को जो मिल्क दिया जाता है, मदर फीड दी जाती है, कई बार वो इस पोजीशन में लेटे होते हैं क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस बहुत डाउन होते हैं। उनमें जो मिल्क है वो सांस वाली पाइप में चला जाता है, और मैनी टाइम्स मैंने सुना भी है और देखा भी है कि जो बेबी है वो मदर फीड लेने के बाद अगर उसको अच्छे से बर्पिंग नहीं करवाई जाएगी तो वो उसने मिल्क एस्पिरेट कर जाता है, और उसकी वजह से एकदम वो उसकी डेथ भी हो जाती है। दैट इज अक्यूट एस्पिरेशन। कमिंग ऑन टू क्रॉनिक एस्पिरेशन, दैट इज रिपीटेड एंड ऑनगोइंग। एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है कि जो थोड़ी थोड़ी एस्पिरेशन हो ही रही है, थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल है या फूड मटेरियल है वो सांस वाली पाइप में जा रहा है। तो ये यूजुअली तभी उन्हीं पेशेंट्स में होता है जो न्यूरोलॉजिकली थोड़े रिटार्डेड होते हैं, डेफिसिट होते हैं, जिनके रिफ्लेक्सेस उतने नहीं होते हैं, और मेंटली रिटार्डेड होते हैं। उनमें थोड़ा थोड़ा एस्पिरेशन चलता रहता है, वो कफ आउट भी नहीं कर पाते क्योंकि उतनी उनकी सेंसेस में वो नहीं होते, और वो सारा जो मटेरियल है वो सांस वाली पाइप के थ्रू होते होते लंग्स में कलेक्ट होता रहता है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, जैसे हम कफ करने की कोशिश करते हैं, जैसे पेशेंट जो है वो कफ करने की कोशिश कर रहा है, आप ये मार्क को फॉलो करें तो ये जो रास्ता है, ये ट्रेकिया होती है, ये ट्रेकिया जो है वो दो आगे लंग्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। इसके बाद जो, अगर वो कुछ मटेरियल जो एस्पिरेशन के थ्रू होते गलत इस पाइप में अगर आ जाता है, तो इसके अंदर कुछ छोटे सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं, जो आप ये बड़ी फिगर में भी देखते हैं। नॉर्मल ये इस तरह की होती है उनकी पिक्चर, बिल्कुल पिंकिश से होते हैं, और अंडर माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ फ्लूइड भर जाए, पानी भर जाए, तो वो ऐसे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं बहुत, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, यानी सोजिश आ जाती है एस्पिरेशन की वजह से। और यहीं पे एक्चुअल में सारा गैस एक्सचेंज होना है, इसी में सारा सांस की जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के थ्रू होता है। तो अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे तो पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो लंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इंडिविजुअल अगर जो जिनमें स्वॉलोइंग फंक्शन इतना अच्छा नहीं है, जो अंदर से नहीं वो लेके जाता है, या कॉन्शियस लेवल जिनका पूरा नहीं है, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, उनमें ये होता रहता है, क्रॉनिक जो एस्पिरेशन है वो होता रहता है, और उसकी वजह से पूरे लंग में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सोजिश हो जाती है। कमिंग ऑन टू द सिम्टम्स ऑफ एस्पिरेशन, सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि कॉफ करने की कोशिश की जाती है या एकदम चोकिंग सेंसेशन फील होती है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको नेचुरल अगर कफ होएगा या चोकिंग सेंसेशन होएगी तो ब्रीदिंग की भी डिफिकल्टी होएगी, सांस लेने में दिक्कत होती है। और कई बार आवाज़ आती है चेस्ट में से, जिसको हम वीजिंग भी बोलते हैं, चेस्ट में से एकदम ऐसे आवाज़ आती है कि कुछ सीटी टाइप की आवाज़ आती है, जैसे कि उसमें एयर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है या बहुत जोर लग रहा है। और नेक्स्ट इज बहुत डेडली जो सिम्टम है वो साइनोसिस यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। दिस इज अनदर पिक्चर विच इज शोइंग पल्मोनरी एस्पिरेशन। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो मार्क है ये ट्रेकिया के थ्रू होके और लंग्स में जाके वहाँ हो गया, और वहाँ पे रेड हो गया, यानी उसको इन्फ्लेमेशन हो गई है। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ साइनोस्ट। जैसे आप देखें कि अगर एस्पिरेशन हो जाती है तो नीले पड़ जाते हैं, हाथ नीले पड़ जाते हैं, इस तरह की पिक्चर होती है। और ये खासकर नियोनेट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि जो नवजात बच्चे होते हैं, अगर उनमें मिल्क एस्पिरेशन हो जाए, मिल्क पिलाने के बाद, अगर मदर फीड कराने के बाद उनको बर्पिंग ना कराई जाए, तो वो जो मिल्क है वो उनकी सांस वाली पाइप में चला जाता है, और उनको, वो इतने छोटे होते हैं कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और वो एकदम नीले पड़ जाते हैं क्योंकि उनको सांस नहीं होता। और आप ये दोनों पिक्चर्स देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल बेबी जैसा होता है, और एक जो बिल्कुल साइनोस बेबी जो बिल्कुल ब्लूइश हो चुका है, उस टाइप का बेबी, इसको नियोनेटल साइनोसिस भी बोलते हैं।
कमिंग ऑन टू द डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है एस्पिरेशन का? यूजली हम चेस्ट एक्सरे करवा के देख रहे हैं, उसमें ऐसे फाइंडिंग्स आती हैं, उसमें जो लंग्स होते हैं, लंग फील्ड्स होते हैं, वो बिल्कुल हेजी हो जाते हैं, उनमें कुछ एयर का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता, तो यूजली एक्सरे वगैरह करवा के और बाकी कुछ ब्लड टेस्ट करवा के उससे ही इसका डायग्नोसिस बनता है। कमिंग ऑन टू द प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इसमें यूजली यही है कि सबसे पहला तो जो मैंने आपको बताया है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं तो आपको बोलना नहीं है। यूजली आप अपने बच्चों को भी यही समझाएं कि जब माउथ से आप खाते हैं या पानी पीते हैं तो आपको बिल्कुल भी टॉकिंग नहीं करनी है, बात नहीं करनी। साथ में आपको डाइटरी मॉडिफिकेशंस की, जो आपको पूरा च्यू करना है, पूरा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो भी आप माउथ में खा रहे हैं उसको च्यू करना है। और स्पेशली इन न्यूनेट्स, जो कमिंग आउट टू द पोजीशनिंग एंड फीडिंग टेक्निक्स, मतलब आप जो बच्चे को, खासकर न्यू बॉर्न बेबी को अगर आप फीड करवा रहे हैं तो उसकी पोजीशन करना है और पिलाने के बाद उसकी बर्पिंग करवानी है अच्छे से। मेडिकेशन मैनेजमेंट तभी होता है जब इतनी कंडीशन खराब हो गई कि बिल्कुल ब्रीदिंग नहीं हो पा रही और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो इट कैन लीड टू कि भी आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा। अगर आपको सांस बिल्कुल नहीं आ रहा तो आपको वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है, सांस वाली पाइप पे भी डालना पड़ सकता है। तो वो पूरा फिर आईसीयू केयर उसमें हो जाता है। आईसीयू केयर में आपको राइल्स ट्यूब से फीडिंग की जाएगी, क्योंकि आपकी फीडिंग तो बिल्कुल अभी स्टॉप करनी पड़ेगी। राइल्स ट्यूब जो होती है वो सीधी स्टमक में आपके एक पाइप डाल दी जाती है, जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम आपको खाना देते हैं, और ये आईसीयू में होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पल्मोनरी एस्पिरेशन के रिगार्डिंग यदि आपके कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज हों, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।